प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बजट पेश किया गया कल, आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। कई सवालात जो कल इबाम की सूरत में मौजूद थे उसको आज रखा गया है। कुछ चीज़ों पर इबाम दूर हुआ है और कुछ चीज़ों पर इबाम मौजूद है, शायद ऐसा लगता है कि सहाफ़ी के सवालों में। और जो आज बजट पेश किया गया है, यानी कल इनफैक्ट बजट पेश किया गया, आज उस पर फिर बातचीत भी हुई। इसमें कई हिस्सों को तो ज़ाहिर है सराहा जा रहा है, लेकिन कई चीज़ों पर तनकीद भी हो रही है। और जहां मुख्तलिफ जगहों पर तनकीद हो रही है वहां पर कई सवालात मौजूद हैं कि आखिर ये जो फिगर्स दिए गए हैं, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ शो की गई है, जो ओवरऑल जीडीपी शो की गई है, क्या ये दुरुस्त है या इसमें कहीं फजिंग हुई है? क्योंकि कल भी हमारे शो में कुछ मेहमान मौजूद थे, वो समझते हैं कि ये फिगर्स इस तरह से हो नहीं सकते। जाहिर है उनके पास भी कुछ बुनियाद मौजूद होगी, लेकिन जो आइंदा के लिए बजट में फिगर्स रखे गए हैं वो प्रैक्टिकली मुमकिन किस तरह हो सकते हैं जबकि कोई वाज़ेह तौर पर पॉलिसी मौजूद ना हो? तो कई ऐसे सवाल हैं जो बजट के पेश किए जाने के बाद अभी भी मौजूद हैं और हुकूमत और हुकूमती रहनुमाओं से पूछे जा रहे हैं। मेरे साथ बिलाल अजहर कियानी साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं। उनके सामने हम कुछ सवाल रखते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, खुशामदीद। सर, पहले तो जिन चीज़ों पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मसलन कल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ शो की गई है वो 4.77 है। इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले सेक्टर में अगर -0.91 थी पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में -0.99 थी, तीसरे क्वार्टर में -1.14 थी, यानी और गिर गई। पहले 3 क्वार्टर की जब ग्रोथ माइनस में थी तो कैसे मुमकिन है कि ओवरऑल 4.47 आ गई हो, 4.77 आ गई हो? ये फिगर्स कैसे जस्टिफाई होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जी कि आई थिंक आपके नाजरीन के लिए एक चीज़ की वजाहत कर देते हैं कि जो आप अभी बात कर रहे हैं वो जो मौजूदा साल का प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ फिगर, आप उसकी बात कर रहे हैं, और आइंदा साल के बजट से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ मौजू है। दूसरा ये कि असद साहब, ये हर साल की एक एक्सरसाइज होती है कि बजट से पहले मौजूदा साल का एक जीडीपी फिगर की प्रोजेक्शन दी जाती है, जिसमें पहले 3 क्वार्टर्स के नंबर्स होते हैं, चौथे का प्रोजेक्टेड होता है, और ये इसको नेशनल इकनॉमिक काउंसिल अप्रूव करता है, जिसके अंदर चारों वज़राए आला भी होते हैं। और ये फिर बाद में इन एनी केस जब एक्चुअल फिगर्स आखिरी क्वार्टर के आ जाते हैं तो ये रिवाइज भी हो जाता है। तो देखिए, ये तो पीबीएस अपना एक काम करता है और ये सालाना एक प्रोसेस है, और इसमें आई थिंक उन्होंने बेस्ड ऑन रीसेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो नंबर्स प्रोजेक्ट किए हैं वो उन्होंने चौथे क्वार्टर के उसकी बुनियाद पे एक नेशनल फिगर दे दिए, और ये आगे वैसे भी अगेन एक्चुअल फिगर्स में रिवाइज हो जाते हैं, और उस टाइम पे मामूली सी जो एक्चुअल और प्रोजेक्टेड में फर्क होता है वो नजर आ जाता है। मगर असद साहब, इसमें मैं असद साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जी मैं असद साहब सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगेन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उन्होंने कहा कुछ ग्रोथ देखी है, लाइफ स्टॉक में अगेन ये आगे जिस बुनियाद पे ये बात की गई है वो आगे रिवाइज होके बाद में चीज़ आ जाएगी। इसमें देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्टिंग इन दिस, और जिसके नतीजे में ऐसा होता है और वो बाद में एक्चुअल फिगर्स आ जाते हैं। मगर देखिए असद साहब, मेरे लिए ये बात दिस इज़ नॉट द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, क्योंकि ये जो मौजूदा साल था ना जी, ये मौजूदा साल बुनियादी तौर पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का साल था। आपको याद होगा कि जब हमारी ये हुकूमत स्टार्ट हुई थी पिछले साल, जब इसका आगाज़ हुआ था, तो उस टाइम पे तो कोई और जमातें, बिलखसूस एक जमात का मैं जिक्र करूंगा, वो तो हुकूमत बनाने की बात से भी गुरेज करते थे, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि मुआशी हालात इतने मुश्किल हैं, महंगाई इतनी अरूज पर है कि जो भी हुकूमत संभालेगा वो उसी के वजन तले गिर जाएगा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आकर मईशत संभाली, IMF के साथ एक प्रोग्राम अग्री किया, उसको चलाया। इस साल के अंदर महंगाई भी काबू में लेकर आए, रिकॉर्ड उसमें कमी लेकर आए, बिजली के नर्ख भी कम किए, मगर साथ ही साथ अपने खसारे भी कम किए, अपने फिजिकल डेफिसिट को भी कंट्रोल किया। हमने इसी साल के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम किए, बढ़ाए, करंट अकाउंट सरप्लस भी दिया। और वो लोग जो कहते थे कि पिछले साल जब हमने बजट अनाउंस किया था कि जी ये तो बड़ा अनरियलिस्टिक बजट है और इसमें मिनी बजट आगे आएगा ही आएगा, हमने दिखाया कि मिनी बजट लाए बगैर हमने अपने जो बुनियादी अहदाफ थे वो पूरे किए, और IMF के सारे रिव्यूज़ को भी पास किया। या सो मच सो कि आपके जो भारत के ने जब जारियत की तो उसके दौरान भी जब IMF का बोर्ड अप्रूवल आया और भारत ने पूरी कोशिश की, पूरा उसने जोर लगाया कि वो किसी तरह डीरेल हो जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर, जो कि ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है, सिर्फ IMF नहीं बल्कि फिच या मूडीज़ हों, रेटिंग्स एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक हों, दीगर मल्टीलैटरल बैंक्स हों, उन सब ने इसको तस्लीम किया। तो ये साल बुनियादी तौर पर असद साहब मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का था। अब हमने आगे मईशत को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है, और वो इस साल के बजट में उसकी अक्कासी है, मगर ग्रोथ की तरफ हमने बड़ी एहतियात से लेकर जाना है। समझ रहा हूं,
जी बिलाल साहब, लेकिन इसमें मसला ये ना कि चलिए हमने जब अगले साल के टारगेट्स रखे हैं तो जाहिर है हम देखेंगे ना कि पिछले साल के जो टारगेट्स थे वो अचीव कैसे हुए या नहीं हुए। यानी आप ये तो सही कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि अभी तो ये जो चौथा क्वार्टर है ये तो प्रोजेक्शन की बुनियाद पर होता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि पहले 3 क्वार्टर माइनस में हो और चौथा 6% ग्रोथ दे रहा हो? जाहिर है 5-6% ग्रोथ होगी तो इंडस्ट्री 4.7 पर आ रही है ना, जबकि पहले तीनों जो क्वार्टर थे वो माइनस में थे। ओवरऑल जो जीडीपी है उसमें भी यही प्रॉब्लम आया है। ओवरऑल जीडीपी के जो पहले 3 क्वार्टर थे वो भी 1.3, 1.5, 1.7 इस तरह से चल रहे थे। चौथे क्वार्टर में अचानक 5.7 कैसे हो गया? और अगर हुआ है तो सर फिर अगले साल 4.2 क्यों रखा जा रहा है? फिर अगले साल तो 5.7 ही एटलीस्ट रखना चाहिए ना, फिर हम नीचे की तरफ क्यों जा रहे हैं? ये देखिए अगले साल की ओवरऑल 4.2% की प्रोजेक्शन है। देखिए अगेन पीबीएस ने ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन मेथोडोलॉजी उनमें ये फिगर्स लेकर आए हैं और अगेन इसको नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने अप्रूव किया, सिर्फ वफाकी हुकूमत ने इसको अप्रूव नहीं किया। तो मैं जी इसलिए आगे जैसे कि मैंने कहा कि इसमें अगर कोई एक्चुअल जो फिगर्स आएंगे तो उसके इस फिगर की हकीकत भी आ जाएगी। मगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगले साल भी हमने जो 4.2% का जीडीपी टारगेट रखा है, पहले तो बजट के टारगेट्स में और इसमें तफरीक कर लें। देखिए बजट के अंदर हमने जो फिस्कल डेफिसिट के प्राइमरी बैलेंस के टारगेट्स थे उसको हमने अचीव किया, प्राइमरी बैलेंस के भी और फिस्कल प्राइमरी सरप्लस भी वो दिया और फिस्कल डेफिसिट भी हमने वो कंट्रोल किया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट्स, इसलिए हमारे बजट के फिगर्स की क्रेडिबिलिटी तो उसमें ही आपके सामने आया है। दूसरी बात जहां तक जीडीपी की है, देखिए 4.2% हम टारगेट कर रहे हैं, मगर अगेन मेरे लिए ये बात यहां पर जरूर अहम है कि हम 4% से ज्यादा ग्रोथ पर जाएं। वहां पर यह बात भी उतनी ही अहम है कि हम 4.2% ग्रोथ तक किस तरह जाते हैं, क्योंकि अगर तो हमने माजी की तरह कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ ही गए जिसमें अचानक मईशत में ग्रोथ आती है, थोड़ी स्टेबिलिटी के बाद ग्रोथ आती है, वो सारी कंजम्पशन लेड होती है जिससे आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, मगर उसी तवाजुन से एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, तो फिर से आप ज़र मुबादला के ज़खायर के क्रंच में आते हैं और IMF में वापस जाते हैं। आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा है कि वी आर कमिटेड, हमारी रिजॉल्व है कि दिस शुड बी आवर लास्ट IMF प्रोग्राम, और वो तब ही होगा जब आगे जिस ग्रोथ की तरफ हम जाएं वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो जिससे हमारी मईशत में डॉलर कमाने की सकत बढ़े। और इस बजट के अंदर ये बजट की पॉलिसीज उसकी अक्कासी करती हैं। उसका सबसे क्रिटिकल एलिमेंट टैरिफ रिफॉर्म्स हैं जो कि इस बजट के अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर हम पहले साल के अंदर खास तौर पर रॉ मटेरियल्स और आपकी जितनी भी मशीनरी है जो कि इंडस्ट्री के लिए अहम होती है, एक्सपोर्ट्स के लिए अहम होती है, उसके अंदर ड्यूटीज के अंदर मेजर रिडक्शन लेके आ रहे हैं। और 5 साल के ओवरऑल भी हमने टैरिफ रिफॉर्म्स का इस बजट में ऐलान कर दिया, जिसमें 5 साल बाद इस मुल्क में ना एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी कोई किसी चीज पर होगी, ना रेगुलेटरी ड्यूटी किसी चीज पर होगी, और कस्टम्स ड्यूटी के सिर्फ आपके पास 4 स्लैब्स रह जाएंगे, 0, 5, 10 और 15% के, और किसी भी चीज की कस्टम ड्यूटी 15% से ज्यादा नहीं होगी। सही है। बिलाल साहब एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, और जाहिर है व्यूअर्स, आज इस्लामाबाद में एक किसानों का एहतजाज भी हुआ है। एग्रीकल्चर जो है इसके लिए हम 4.5 का हदफ रख रहे हैं, ये कैसे हासिल कर पाएंगे? क्योंकि हमने पिछले साल जो 2% का टारगेट रखा वो हमने अचीव किया है 0.56%, और उसमें जो लार्ज स्केल जो मेजर हमारी 4 क्रॉप्स थी वो -13.45 पर है, -13 पर। अब मेरा सवाल यह है कि इस दफ़ा हम ऐसी क्या पॉलिसी एग्रीकल्चर के लिए लेकर आ रहे हैं कि हम 4.5 को अचीव कर सकें एग्रीकल्चर में, जबकि पिछले साल हम 2% को भी अचीव नहीं कर सके, बल्कि उसके 1/4 पर थे। जी इसमें सर साहब 2 बातें हैं जी। इसमें आप जानते हैं कि जी ये 18वीं तरमीम के बाद इसमें वफाक की हुकूमत का जहाँ पे अमल है वहाँ पर साथ ही साथ सूबों का भी जो इसमें रोल है वो बड़ा क्रिटिकल है। तो इसमें आई थिंक दोनों के मिलाप से ही, दोनों की पॉलिसीज़ के मिलाप से ही हम इंशाल्लाह इसको अचीव करेंगे। और मैं मुख्तसरन आपके सामने बस उसके चीदा जो फीचर्स हैं वो पेश कर देता हूँ जी। सबसे पहले वफाकी हुकूमत तो जी देखिए अभी हमने IMF का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क होने के बावजूद हमने इंश्योर किया कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स पे किसी किस्म के टैक्स का में इजाफा ना हो, वो उसमें बाकायदा हमने IMF के साथ नेगोशिएशंस में इस चीज़ को इंश्योर किया। मगर साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के साथ, सिर्फ हुकूमती पॉलिसी मेकर्स नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लोग जो आजकल मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो कि एग्रीकल्चर की डिजिटाइजेशन पर प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, उनकी इनपुट के साथ एक जदीद एग्रीकल्चर का रोड मैप आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि आपके सामने आएगा, जिसके अंदर एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू क्रेडिट, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, साथ ही साथ सीड क्वालिटी में की बेहतरी, डिजिटल मैपिंग या जिसे एग्रीकल्चर की ओवरऑल डिजिटाइजेशन, जिसके अंदर आपकी क्रॉप प्लानिंग
ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस है और ये ओवरऑल आपको आपके सामने चंद आइंदा हफ्तों में महीनों में आपके सामने वो बाकायदा रोड मैप आएगा। साथ ही साथ सूबाई सतह पर और आपने रिसेंटली देखा कि हमने हज़ारों की तादाद में यहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स चाइना भेजें टू सो दैट हमारी HR कैपेसिटी टू इंश्योर कि हम जगह जगह सूबे सूबे फार्म पर जाकर हम वो HR बना सकें जो कि यहाँ पर आके मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर सके। सर, क्लाइमेट चेंज की कल बात हुई थी, वज़ीर ख़जाना ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम कॉटन के टारगेट्स को अचीव नहीं कर सके और बड़ा बल्कि उसमें नुकसान हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक किसान तो ये दावा कर रहे हैं कि 34% जो है वो इसकी प्रोडक्शन गिरी है। अब जाहिर है क्लाइमेट चेंज का तो जो प्रॉब्लम है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी है। भारत ने अपनी कॉटन की जो प्रोडक्शन है ओवर द ईयर्स वो डबल कर ली है। हमारी कॉटन की प्रोडक्शन -34% पे है, गंदम हमारी तकरीबन 29 लाख टन कम हुई है। तो इसमें पॉलिसी मेजर फैक्टर है या क्लाइमेट चेंज मेजर फैक्टर है, या दोनों है? मेरे ख्याल से जी इसमें असल साथ दोनों बातें हैं जी। हमें क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान, तो आपने पहले फ्लड्स में भी देखा कि हम सबसे लीस्ट इमिटिंग ममालिक में से हैं मगर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ममालिक में से हैं। मगर तो उसके अंदर अडेप्टेशन और मिटिगेशन के जो मेजर्स हैं वो तो हमने लेने हैं। अभी IMF ने भी हमें रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड एक दिया है RSF के नाम से, जो कि अगेन इसमें हमने हमारे पास ये कैपेसिटी होगी कि हम क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन और अडेप्टेशन के लिए मेजर्स लें और उसके अंदर वफाकी हुकूमत का एक किरदार है टू इंश्योर दैट दोज फंड्स आर यूटिलाइज और हम वो इंश्योर करें कि क्लाइमेट रेजिलियंस लेकर आएँ अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी और ओवरऑल। मगर इसमें अगेन 18वीं तरमीम के बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में सूबों का भी काम है और वो कर रहे हैं। पंजाब के अंदर खास तौर पे आई नो वहाँ पे सीनियर मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो बड़ा अहम काम कर रही हैं। ऑन स्मॉग में आपने देखा मेजर एक्शन लिया गया है। इसी तरह मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के हवाले से मैंने देखा है कि वो टू इंश्योर कि क्लाइमेट चेंज की अडेप्टेशन हो वो काम भी हो रहा है। तो ये मिल मिला के हमें ये भी करना होगा। मगर साथ ही साथ असद साहब दूसरी बात ये भी है कि बिल्कुल हमें अपनी यील्ड्स भी बढ़ानी होंगी। जब तक हम मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी सीड क्वालिटी को बेहतर नहीं करेंगे, जब तक हम ड्रिप इरिगेशन और दीगर और टेक्निक्स को नहीं अडॉप्ट करेंगे, तो तब तक हम अपनी यील्ड्स भी नहीं बढ़ा सकेंगे। तो आई थिंक ये दोनों चीजें ही हमें इन पे फोकस करना होगा और ये हमारी गवर्नमेंट का, वफाकी गवर्नमेंट का भी है, पंजाब गवर्नमेंट का भी, मरियम साहबा के, क्योंकि जी बिलाल साहब, आप यानी कि ये मानते हैं कि 4.5% का जो टारगेट है वो अगर ये तमाम चीजें ना हुई तो हम फिर अचीव नहीं कर सकेंगे, यानी ये मशरूत है कि ये सब चीजें करना पड़ेंगी तो हम 4.5 एग्रीकल्चर का टारगेट अचीव कर सकेंगे? नहीं असद साहब, इसमें से बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं ना जी जो मौजूदा जारी हैं। जिस तरह किसान कार्ड जारी है, पानी के कंजर्वेशन के काफ़ी मंसूबे जारी हैं। आई थिंक एक्सेस टू फाइनेंस तो एक ऐसी चीज़ है, इंशाल्लाह एक्सेस टू क्रेडिट जो हम कोशिश करें कि जल्द इंश्योर भी हो जाए। तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें तो जारी हैं जी। तो मेरे ख्याल से उसका भी इम्पैक्ट आएगा और यकीनन हम जिस स्पीड से बकिया चीजें जिनका मैंने जिक्र किया बड़ी तनकीद हो रही है उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो यकीनन उससे फर्क पड़ेगा। जी बिलाल साहब, एक चीज़ पे बड़ी तनकीद हो रही है और वो है तनख्वाहों में इजाफा, जो कि 10% हुआ है और इतना ही शायद क्वेश्चन था गवर्नमेंट के पास। लेकिन इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा। तो इस पर आपकी पार्टी के लोग भी, ख्वाजा साद रफीक साहब ने मसलन एक ट्वीट की हुई है जो लंबी ट्वीट है और आखिर में वो कहते हैं कि बेहतर होता है कि पार्लियामेंटेरियंस या दीगर रियासती इदारों की तनख्वाहों में इजाफा सालाना बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के साथ मुंसलिक कर दिया जाता, एक मैकेनिज्म तो बने। ये क्या हुआ कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि जितनी चाहे अपनी तनख्वाहें बढ़ा ले और पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें भी इस तरह से बढ़ी हैं। तो इस पर तनकीद खुद आपकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, अवाम भी कर रहे हैं। अच्छा साहब, देखिए इसमें दो बातें जी। एक तो ये कि ये ज़रूर देखना चाहिए कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की जो तनख्वाहें में इजाफा है ये कई तकरीबन मेरे ख्याल से एक दहाई तक शायद फ्रोज़न रही हैं जी। मैकेनिज़्म एक जगह पे मौजूद था मगर इम्प्लीमेंट नहीं होता आया। कि मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ख़ासतौर पर पार्लियामेंटेरियंस की हद तक कि उसको पैक किया गया था कि जितना भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा हो उतनी परसेंटेज यहाँ पर हो, मगर वो हकीकतन हुआ नहीं। और आज भी अगर आप देख लें तो मैं ख़ासतौर पर पार्लियामेंटेरियंस का जिक्र करूँगा तो उनकी तनख्वाहें आज भी आपके सीनियर सिविल सर्वेंट्स से, आपके जजेस से कम हैं। ऑन अ लाइटर नोट,
मेरे ख्याल से हमारे एंकर भाई बहनों से भी यकीनन कम है। मगर देखिए मैं बिल्कुल हमें पब्लिक ऑफिशियल्स को कॉन्शियस होना चाहिए। मगर जहां पर हम इस पे बात करते हैं वैसे जो हालात रहे हैं ना बिलाल साहब ओवर द ईयर्स, उसमें हमारे मीडिया में भी जो हालात रहे हैं उसमें भी ओवर द ईयर्स कई साल तक तनख्वाहें नहीं बढ़ती। मैं मजमूई तौर पर पूरे मीडिया की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस तो होंगी ऑब्वियसली। नहीं, मगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि बढ़े ना बढ़े, मगर आज भी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द एंकर्स वुड बी गेटिंग पेड मोर देन पार्लियामेंटेरियंस। वंस अगेन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन में हमेशा थोड़ा सा एक फ़र्क रहता है, मगर मैं सिर्फ इसलिए कि चाहता हूँ क्योंकि अक्सर ये इतने फीसद इजाफे की बात होती है, मगर आप जब हकीकतन लेवल्स देखें तो आज भी प्राइवेट सेक्टर और इवन सिविल सर्वेंट्स भी, सीनियर सिविल सर्वेंट्स की भी तनख्वाहों से पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें कम है जी। सही है सर। एक फिगर, कुछ फिगर्स इनफैक्ट मतलब जैसे कल जो हमारा मिनिमम वेज था उसका फिगर कल नहीं बताया गया, यानी उसमें उसका जिक्र नहीं किया गया, इनफैक्ट वो जिक्र गायब हो गया। आज फिर सवाल हुआ तो पता चला कि वो बरकरार रखा गया है, उसको नहीं बढ़ाया गया। फिर इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स जो हैं वो गायब है। पाकिस्तान में कितने लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयमेंट का फिगर क्या है। पॉवर्टी लाइन के हवाले से जो वर्ल्ड बैंक ने नंबर दिया है 45%, वो कहते हैं कि जी लोग पाकिस्तान में 1200 रुपये रोज़ाना या $4.2 डेली नहीं कमा पा रहे हैं। ये वो पैमाना है जिस पर वो पॉवर्टी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का इस बारे में क्या ख्याल है? ये वाज़े तौर पर वज़ीर ख़जाना भी नहीं बता सके हैं। वो कहते हैं कि जी मैं इसको देखूंगा, यानी गैर तसल्लीबख्श उन्होंने जवाब दिया है। 45% लोग ख़त गुर्बत से नीचे हैं। आपका जो उड़ान पाकिस्तान का टारगेट है 12% पे आप ले जाना चाहते हैं अगले 3-4 साल में, 5 साल में, तो ये कैसे हो पाएगा सर? इसके लिए कोई हिकमत अमली है हुकूमत के पास? जी देखिए, सबसे पहले तो असद साहब मेरे ख्याल से जो 45% है ना, इसमें ये वजाहत बड़ी ज़रूरी है कि ये इस तरह नहीं है कि एक ही मयार के ऊपर एक साल में जंप हुआ है। ये एक्चुअली जो 45% का फिगर है, ये वर्ल्ड बैंक ने अपना मयार बदला है। जो थ्रेशोल्ड था गुर्बत की सतह से नीचे होने का या ऊपर होने का, वो उसको उन्होंने उसमें खातिर ख्वाह चेंज आया। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तकरीबन कोई 30% ने इजाफा किया, जिसकी वजह से उनके मयार के मुताबिक तादाद ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर ग्लोबली बढ़ गई है। तो एक तो लेकिन ये सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये $4.2 किया जो कि बहुत बड़ा मयार नहीं उन्होंने रख दिया, वो भी 1200 रुपए रोजाना बनते हैं सर। मगर असद साहब नहीं, मगर मैं देखिए ना, एक होता है कि कम आमदन होना, एक होता है गुर्बत की सतह से नीचे होना। मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेशन का चेंज उनका जस्टिफाइड नहीं है, मगर अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें तो फिर इसी मयार पे हमें देखना होगा कि पिछले साल क्या सतह बनती थी, और तभी आप कह सकते हैं कि इतने मजीद लोग उसमें गए हैं। तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के लिए ज़रूरी है। देखिए ओवरऑल तो हम हरगिज़ जो भी मयार आप रखें, हमारा ये ओवरऑल बतौर रियासत और हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अब से सबसे कमज़ोर तबकात के लिए उनकी क़ुव्वत ख़रीद में भी इजाफा करें, उनकी आमदन में भी इजाफा करें, उनके वसाइल में भी इजाफा करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके तहत हम 1 करोड़ मुस्तहिक़ ख़ानदानों को, जो हर कोई मानता है मुस्तहिक़ ख़ानदान है, उनको इस साल उनके लिए 716 अरब रुपए का बजट रखा गया, पिछले साल के 592 अरब रुपए के बरक्स, बाकी सारी कदगनों के बावजूद। इसी तरह हमने आगे ये सरकारी मुलाजिमीन, जिसमें पहले से 16वें ग्रेड तक की भी मुलाजिमीन शामिल हैं, उनके लिए महंगाई की शरह से बढ़कर 10% का इजाफा किया है। और देखिए, हमें ओवरऑल यकीनन हमने इंश्योर तो करना है कि हमारे मुल्क में जब मईशत का पहिया चलेगा तभी प्राइवेट सेक्टर में आपकी रोज़गार बनेगी और आपके सबसे कमज़ोर तबकात उसका हिस्सा बन सकेंगे। और यही है प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि हमारी जो आगे मुआशी ग्रोथ है वो ना सिर्फ ग्रोथ पर आए, ग्रोथ ना हो, कंजम्पशन लेड ग्रोथ ना हो, मगर ऐसी ग्रोथ हो जो सस्टेनेबल हो, मतलब कि हमारी डॉलर कमाने की सकत भी बढ़े ताकि हमें आइंदा IMF के पास वापस ना जाना पड़े, और इंक्लूसिव हो, जिसका मतलब ये है कि उससे हर पाकिस्तानी शहरी, बिलखसूस हमारे सबसे कमज़ोर तबकात उस मुआशी ग्रोथ का फ़ायदा उठाएं और उनको उसका हिस्सा मिले और उनको उसका असर महसूस हो। बहुत शुक्रिया बिलाल अज़रकैन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बता रहे हैं कि बहुत सारी अचीवमेंट्स रही हैं हुकूमत की, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का ये साल था, बहुत सारे चैलेंजेस थे, उनको मीट किया गया है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, और वो समझते हैं कि इसकी बुनियाद पर ये एक बुनियाद सेट हो गई है, अगले साल कुछ बेहतरी देखने में आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या हमारे दीगर इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से और हुकूमत के नुक्ता नज़र से इत्तफाक कर रहे हैं? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक
ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बजट के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ तो तफसील से आपने पहले हिस्से में सुना। अब हम देखते हैं कि इस पर माहिरीन की राय क्या है और जो एनालिस्ट हैं वो क्या कहते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद साहब। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, आपको खुशामदीद। मियाँ जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड FPCCI। मियाँ जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। सज्जाद मुस्तफ़ा साहब, और मैं ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर सलमान शाह साहब भी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना। सज्जाद मुस्तफ़ा साहब ये बता दीजिए पहले कि IT के हवाले से गवर्नमेंट बड़ा खुश है। वो कहते हैं कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $3.1 बिलियन की हो गई और हम इसको, यानी वैसे तो हम उड़ान पाकिस्तान का जो हमारे सामने एक प्लान आया था उसमें वो 5 साल में उसको $10 अरब पे ले जाना चाहते थे, लेकिन अपनी तकरीर में जो वज़ीर ख़जाना ने कहा, उन्होंने $25 अरब का कह दिया कि $25 अरब पे हम इसको 4-5 साल में ले जाएंगे। आपको ये टारगेट्स रियलिस्टिक लगते हैं और क्या आपके ख्याल में इसमें अगले 1-2 साल में पोटेंशियल मौजूद है कि हम जो है वो इन फिगर्स को मीट करने के लिए प्रोजेक्शन शो कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ये मौका दिया जी। एज फार एज पोटेंशियल इज कंसर्न तो एब्सोल्युटली पोटेंशियल तो है। हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शन भी बहुत स्ट्रांग है और हम लोग ट्रेड सरप्लस भी बहुत 70% ट्रेड सरप्लस है हमारा, और ग्रोथ हम 23-24% के हिसाब से कर रहे हैं। और अभी हमारी IT इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो एक जो हॉकी कर्व कहते हैं या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, हम वो इन्विजिज कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, देयर इज अ बिग बट, हम लोग जी इस बजट से काफी डिसअपॉइंटेड हैं। अगर आपने देखा हो तो पिछले 1-2 माह पहले हम लोगों ने एक DFDI का इवेंट हुआ था, तकरीबन $700 मिलियन की वहां पे इन्वेस्टमेंट हुई थी जो फॉरेन कंपनी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की थी IT सेक्टर में। हाउएवर हमारी गवर्नमेंट से चंद रिक्वेस्ट थी और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट थी। हमने कोई एडिशनल टैक्स ब्रेक की रिक्वेस्ट नहीं की थी। हमने गवर्नमेंट को सिर्फ ये कहा था कि जी हमें एक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी दें, क्योंकि इस सेक्टर में जहां पे अब इस काबिल हुआ है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके, उस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए कि जो भी आज का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है, जो आज का हमारा पॉलिसी है, जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है, वो चेंज ना हो। जैसा भी अच्छा बुरा जैसा भी है वो अगले 10 साल तक उसकी कंटिन्यूटी अनाउंस करें ताकि हमारे मजीद इन्वेस्टमेंट ला सकें और जो इन्वेस्टमेंट कमिटेड है वो भी हम प्रॉपरली इसमें यूटिलाइज कर सकें। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने हमारी वो रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी। दूसरा जो हम लोगों ने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया था कि हमारी IT के अंदर बिकॉज ऑफ सर्टन गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द पास्ट एक बहुत मेजर जो है इनकंसिस्टेंसी है। वो ये है कि हमारी सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है हमारी पेरोल कॉस्ट है। हमारे एम्प्लॉइज पे अगर आज एक पाकिस्तानी IT कंपनी एक किसी को हायर करती है पाकिस्तान में, तो वो बंदा हमें 30% ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेयर टू द सेम पर्सन अगर हमारा इंटरनेशनल कंपेटिटर हायर करे। इंटरनेशनल कंपेटिटर को पाकिस्तान में वो बंदा हायर करना 30% सस्ता पड़ता है जी, बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन स्ट्रक्चर जो पेरोल पे टैक्सेशन है। सो हमने गवर्नमेंट को कहा था कि ये जो इनकंसिस्टेंसी है ये खत्म। अभी जो गवर्नमेंट कह रही है सर, अभी जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने टैक्स सैलरी क्लास को काफी छूट दी है, रिलैक्स किया है। जी, सैलरी क्लास को छूट तो दी है, पर जो रिमोट वर्कर्स हैं, हमें फ्रीलांसर से कोई मसला नहीं है। जो लोग रिमोट वर्कर्स हैं, जो फॉरेन कंपनीज के एम्प्लॉइज यहाँ पे काम कर रहे हैं IT में, और हमारे कंपेटिटर कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं, वो आइडेंटिफाई करें। और हमने उसका आइडेंटिफिकेशन का एक पूरा उन्हें एक प्रिंसिपल दिया है, एक प्रॉपर तरीका बताया जो स्टेट बैंक एनफोर्स कर सकती है। हमने कहा उनको आइडेंटिफाई करें और उनको भी एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करें और उनकी भी वही टैक्सेशन करें जो हमारे एम्प्लॉयज की टैक्सेशन है, ताकि दोनों में एक कंसिस्टेंसी आए, इक्वालिटी आए, फेयरनेस आए। इस वक्त पाकिस्तानी IT इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज अनफेयरली टैक्स्ड हैं कंपेयर टू आवर इंटरनेशनल कंपेटिटर्स। ये हमारी आप ये कह रहे हैं, सादा अल्फाज में अगर मैं समझ सकूं, आप ये कह रहे हैं कि आप ये सज्जाद मुस्तफा साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर कतर में बैठी हुई एक कंपनी, उसको 2 एम्प्लॉयज़ चाहिए IT में काम करने के लिए, एक डेवलपर चाहिए, एक वो अगर लाहौर से हायर करता है और एक दिल्ली से हायर करता है या बेंगलोर से हायर करता है, तो उसको पाकिस्तान का बंदा हायर करने के लिए 30% एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो फिर वो प्रेफर करेगा कि वो इंडिया से ले ले या बांग्लादेश से ले ले। आप ये कह रहे हैं? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक इंडियन कंपनी है, उसको पाकिस्तान से एक रिसोर्स चाहिए, तो उसको वो और एक पाकिस्तानी कंपनी है जिसको वही रिसोर्स चाहिए, तो पाकिस्तानी कंपनी को 30% ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ती है। इंडियन कंपनी को वो बंदा सस्ता पड़ता है।
एंड दिस इज अ वॉर। ये जो हमारी इंडस्ट्री में कंपेटिटिवनेस होता है ना, ये एक्सेस टू रिसोर्सेज होता है। सो हमारी कंपनीज को वही रिसोर्स सही 30% महंगा पड़ता है, क्योंकि इंडियन कंपनी या जो बाहर सही है, की मैं कंपनी समझ है गया वो आपकी बात। टैक्स। कम अल्टीमेटली सो हम जी, ये बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी ठीक है। खत्म करें कि हम हमारा अल्टीमेटली टैक्स कम कर दें या प्रोडक्ट उनका टैक्स कॉस्ट बढ़ ज्यादा जाती है। करते हैं, जो भी करें। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हमारे कॉस्ट सही है। पेरोल अब चलिए इसका मैं 70%। दोबारा आपके पास आता हूं, फिर पूछता हूं कि सोल्यूशन है क्या गवर्नमेंट के पास। क्या वो आईटी से जुड़े हुए लोगों को अलग से ट्रीट कर सकती है, उनके लिए अलग से कोई पॉलिसी ला सकती है? मियां जाहिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? इंडस्ट्री के लिए क्या है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पिछले साल पिछले बजट में हमने देखा कि वो माइनस में थी, -1.5 थी। एनर्जी सेक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स थे, फिर कैप्टिव पावर प्लांट्स के कुछ प्रॉब्लम्स थे। आप कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट की डायरेक्शन इंडस्ट्री के लिए, और ओवरऑल क्या दिखाई दे रही है आपको? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बजट जो आया है कल से, हम उसको मुसलसल अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कुछ अभी तक हमारी समझ में आया है ये बजट, तो उसमें जो हमारे कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज थे वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। यानी बिजली की कीमत अपनी जगह मौजूद है, गैस की कीमत अपनी जगह मौजूद है, और उनकी इनकंसिस्टेंसीज जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, बैंक मार्कअप अपनी जगह मौजूद है। और ये तीनों आइटम जो है ये गालबन बजट का हिस्सा भी नहीं है। तो ये तीनों चीजें तो एड्रेस्ड है। अब आगे चल के देखें, अगर ये एड्रेस हो जाएंगी और होपफुली एड्रेस होंगी, तो उससे फिर इंडस्ट्री जो है वो चलेगी और उसमें हमारी फिर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। इस वक्त इशू ये है कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो कोई 28 अरब डॉलर है। अब 28 अरब डॉलर के ट्रेड डेफिसिट के साथ हम उसको कैसे मेक ओवर करते हैं कि हमें जो फॉरेन रेमिटेंस आती हैं वो 38 अरब डॉलर की आई, तो उससे वो मेक ओवर हुआ। अगर मिसाल के तौर पे अगर 38 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज ना आती और पिछले साल के स्केल पे ही 30 अरब डॉलर ही रहती, तो फिर हम जो अभी 1.5 अरब डॉलर का हमारा सरप्लस है करंट अकाउंट, वो 6.5 अरब डॉलर खसारे में होता, डेफिसिट में होता। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को हर सूरत में बढ़ाना होगा और उसके लिए हमें कॉस्ट को ठीक करना होगा। और जो फर्दर छोटे छोटे जो इरिटेंट्स हैं उनको भी हमें ठीक करना होगा। उसके लिए इंडस्ट्री में हम 108वें नंबर पे हैं जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के हवाले से दुनिया में। तो उन चीजों को हमें ठीक करना होगा। अब ये जो एफबीआर के जो नए लॉज आ रहे हैं, आज जो फेडरल मिनिस्टर साहब ने कहा, औरंगजेब साहब ने, कि पिछले साल 400 अरब रुपए वो कह रहे हैं कि जी हमने एनफोर्समेंट से हासिल किए हैं और अगले साल भी हम ये एनफोर्समेंट लॉज के जरिए कोई 500-600 अरब रुपए मजीद अर्न करेंगे। तो आज हम उसी को अनफोल्ड कर रहे थे कि वो क्या एनफोर्समेंट लॉज है। तो इतने खौफनाक कानून है, उसमें इतना वो कैद, जुर्माने और बड़े अजीबोगरीब किस्म के कवानीन है। तो बड़े खौफनाक और खतरनाक कानून है। तो अब ये है कि अब इस एनवायरनमेंट में बिजनेस कैसे चलता है, कैसे बढ़ेगा। एक चीज ये थी कि एफटीआर रिजीम था एक्सपोर्टर्स के लिए पिछले साल तक, तो पिछले साल उसको चेंज करके उसको रेगुलर टैक्स सिस्टम में लाया गया। अब वो भी तमाम की तमाम हमारी एक्सपोर्ट जो है वो वल्नरेबल हैं और उसमें ऑडिट से एक्सपोज्ड हैं। और ऑडिट का आपको पता है कि पाकिस्तान में कितना खतरनाक होता है ये तरीकाकार। और ऊपर से उनको कमिश्नर को अरेस्ट की पावर्स हैं, और ना सिर्फ कमिश्नर को अरेस्ट की पावर्स हैं, बल्कि सेल्स टैक्स में कोई भी ऑफिसर अगर वो ये बिलीव करे कि जी मिस्टर फलान जो है वो टैक्स चोरी करने लगे हैं या उनको यकीन हो गए टैक्स चोरी करेंगे, तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और अरेस्ट करके फिर वो कमिश्नर से अप्रूवल लेंगे, और कमिश्नर को अगर महसूस हो कि इन्होंने गलत अरेस्ट किया है, तो वो चीफ कमिश्नर को रेफर करेंगे कि जी मुझे लगता है कि इन्होंने गलत अरेस्ट किया है। तो अरेस्ट होने के बाद फिर वो सारी जो है वो उनको लगेगा कि ये गलत है। तो ये इस टाइप की जो आप ये चीजें कह रहे हैं हैं कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए हरासमेंट के खदशात इससे पैदा होते हैं, आप ये जी, ये हरासमेंट के खदशात नहीं है। हरासमेंट इज देयर। अच्छा। हरासमेंट अब सर पे आ चुकी है। अब मैं तो ये देखें, हमें तो बड़ा एक सिंपल सा हल नजर आता है कि अगर आप तमाम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर आप डिजिटलाइज कर दें कि आपने 1 रुपए की भी चीज लेनी है तो डिजिटल तरीके से लेनी है, और हर चीज अगर आपकी रिकॉर्ड हो रही होगी, तो फिर उसमें ना तो आपको एनफोर्समेंट के इतने सख्त लॉज लाने पड़ेंगे। आप जरा इमेजिन कीजिए ना कि अगर हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमें बड़ी जरूरत है। अब एफडीआई अगर हमारे यहाँ आती है, आप
तसव्वुर करें कि अगर कोई साहब यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहे बाहर से आके, तो जब वो ये लॉज पढ़ेंगे या सोचेंगे या समझेंगे, बिल्कुल सही, उसको बताएगा, बिल्कुल ये तो पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, जमीन निकल जाएगी। बिल्कुल सही है। सवाल इसमें मेरा ये पैदा हो रहा है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स थे, क्यों ये डायरेक्शनलेस बजट नजर आ रहा है, क्यों वो चीज़ें जो माहिरीन मुआशरत कह रहे हैं वो वज़ीर ख़जाना नहीं कर पाए हैं, और फिर बाकी सेक्टर्स में जिस तरह से बात हो रही है IT में और इंडस्ट्री में, और फिर एग्रीकल्चर। एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपकी एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ आई है वो परेशान कुन है, और अगला जो टारगेट आपने रखा है वो किस बुनियाद पर रखा है? एग्रीकल्चर को आप क्या दे रहे हैं? क्या छोटे किसानों को कर्जे देकर आप ये अपनी अचीव कर सकेंगे? एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सज्जाद मुस्तफा साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि जो IT सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाहों पर जो टैक्स कटता है या जो एक हैवी टैक्सेशन सैलरीड क्लास पर की गई है उसका वो शिकार है और उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। आपने पूरा इसको एक्सप्लेन किया। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या ये मुमकिन है कि सैलरीड क्लास और IT की जो सैलरीड क्लास है इसको इस अलग कैटेगरी कर दे गवर्नमेंट, और आपकी डिमांड क्या यही है, और क्या ये मुमकिन है हुकूमत के लिए? जी नहीं, हमारी डिमांड इस तरीके से है कि हम ये कह रहे हैं कि एक रिमोट वर्कर की कैटेगरी डिफाइन की जाए। और रिमोट वर्कर की डेफिनेशन बहुत क्लियर है। अगर कोई इंसान 25 लाख रुपए ईयर से ज्यादा कमाता है, जो तकरीबन 2 लाख रुपए पर मंथ बनते हैं, और ये वो सैलरी वेज स्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान के टॉप 5% वेज अर्नर्स हैं, और अगर वो फॉरेन रेमिटेंस 3 से कम सोर्सेज से मंगवा रहा है, विच मीन्स कि वो बंदा एक ही कंपनी के लिए काम कर रहा है या 2 कंपनीज के लिए काम कर रहा है, वो एक्चुअल एम्प्लॉय है, वो फ्रीलांसर नहीं है। क्योंकि फ्रीलांसर तो मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काम करते हैं ना, कभी एक से प्रोजेक्ट लिया, दूसरे से लिया, तीसरे से लिया। अब जो इस डेफिनेशन में आता है उसको आप वैसे ही उसको आप एम्प्लॉय समझिए और उसको वैसे ही टैक्स करें जैसे आप IT कंपनी के एम्प्लॉय को करते हैं। ठीक है, तो ये एक रिमोट वर्कर की कैटेगरी डिफाइंड है, सिर्फ उसको इन्फोर्स करें। और स्टेट बैंक ये बहुत इजीली इन्फोर्स कर सकता है, बिकॉज स्टेट बैंक में सोर्स भी होता है और स्टेट बैंक में नंबर भी होते हैं एग्जैक्टली जो वहां से रिमिट हो रहे होते हैं। सही है। तो इट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इजीली इन्फोर्सेबल, और इससे जो डिफरेंशिएशन है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि वैसे तो जाहिर है IT का हम समझते हैं कि काम मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो ई-कॉमर्स पे, ऑनलाइन बिजनेसेस पे 18% टैक्स लगाया गया है, इसका कोई ताल्लुक बनता है आपकी इंडस्ट्री के साथ? सर, नोशनल ताल्लुक बनता है। जनरली ई-कॉमर्स बेसिकली वही लोग होते हैं जो रिटेल या सॉर्ट ऑफ क्लोथिंग ब्रांड्स वगैरह होते हैं, टेक्सटाइल कंपनीज होती हैं जो फिर अपने ई-कॉमर्स पोर्टल्स खोल लेती हैं, या रेस्टोरेंट्स वगैरह अपना इस किस्म का सेटअप कर लेते हैं। उनके ऊपर बेसिकली वी बिलीव कि रिटेल वालों के साथ उनका कोई कंपेटिटिव सिनेरियो था जिसके बेसिस पे किया है। बट एज फार एज हमारी इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री और IT इनेबल्ड सर्विसेज इज कंसर्न, हमारा ज्यादा फोकस एक्सपोर्ट पे होता है। एंड वी बिलीव कि ये जो कवानीन बनाए हैं या ये जो पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं की गवर्नमेंट ने, जिसको इग्नोर किया है, इसकी वजह से फॉरेन रेमिटेंस खत्म हो जाएगी। और दूसरा, जैसे सलमान साहब फरमा रहे थे कि जो अभी नए लॉज या पावर दी हैं इनको टैक्स अथॉरिटीज को, वी बिलीव कि उस हरासमेंट की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री बहुत सारी इस मुल्क को छोड़ के चली जाएगी। अनलाइक अदर इंडस्ट्री सर, IT इंडस्ट्री को ज्योग्राफी शिफ्ट करना इज वेरी वेरी इजी जी। हमारी कोई मशीनरी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, हमने को वर्किंग स्पेस रेंट पे करना होता है और एक इश्तहार देना होता है, वी कैन हायर द रिसोर्सेज। तो वी बिलीव के बाकी मुल्कों में इतनी अट्रैक्टिव टैक्सेशन सिस्टम है, इतने अट्रैक्टिव वहां पे बेनिफिट्स हैं कि वी बिलीव के स्लोली बट श्योरली अ लॉट ऑफ दिस इंडस्ट्री विल मूव, एंड व्हेन दिस इंडस्ट्री मूव, कॉन्सिक्वेंटली इसके साथ इनके सारे डॉलर्स और इनकी सारी रिमिटेंसेस चली जाएंगी। और हमें बहुत डर है कि ना सिर्फ आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे, ना सिर्फ हमारी ग्रोथ कम होगी, वी बिलीव के नेगेटिव में चले जाएंगे। अच्छा। और बहुत अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि एक इंडस्ट्री जो इतनी अच्छी ग्रो कर रही है, इतनी बड़ी, 2 सिंपल सी रिक्वेस्ट थी जिसमें हम किसी किस्म की टैक्स ब्रेक नहीं चाह रहे थे, उस पॉलिसी को इन्फोर्स ना करने की वजह से वो इंडस्ट्री नेगेटिव में चली जाएगी। और शायद हमारी इंडस्ट्री एक चीज
जो हम जीती हुई जंग है हम हार जाएंगे, तो वी विल कन्वर्ट अ सक्सेस इनटू अ फेलियर, एंड दैट इज वेरी सैड सर। सही है, बिल्कुल। ये हाई टैक्सेशन, सलमान शाह साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के जो कंसर्न्स हैं, हम टारगेट तो रख रहे हैं कि 5 साल में $25 अरब तक आईटी एक्सपोर्ट्स को ले जाएंगे, लेकिन इन मसाइल के साथ क्या ये मुमकिन हो पाएगा आपके ख्याल में? देखिए, आपके पास जो अदारे हैं वो उनकी एब्सोल्युटली जीरो क्रेडिबिलिटी है। अगर एफबीआर जाके आईटी वालों के साथ बैठ के बड़े अच्छे तरीके से भी काम करेगी तो फिर भी वो समझेंगे कि ये हैरेस कर रहे हैं, क्योंकि हैरेसमेंट इनबिल्ट है हमारे अदारों में, हमारे साइकी में इनबिल्ट है। और क्योंकि नथिंग इज क्लियर, नथिंग इज सर्टन, हर चीज़ को आप अनसर्टन कर, इवन आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है और आपकी जो नंबर्स आते हैं कि जी सेल्स और कॉस्ट, और इसके ऊपर आप इतना झगड़ा करते हैं और डिलिबरेटली करते हैं कि वो टैक्स पेयर जो है ना उसको आप जीरो कर देते हैं। आई थिंक द होल आइडिया के टैक्सेस 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 इज अ रॉन्ग आइडिया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ख़तरनाक आइडिया है। हमें इस दफ़ा बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए था, इवन टैक्स कट करने चाहिए थे। और कोई ज़रूरत नहीं है कि हम जो है 2-2.5 हज़ार अरब के एक्स्ट्रा टैक्सेस इकट्ठे करें। फॉर व्हाट? मतलब हुकूमत आपको देती क्या है जिसके लिए आप इतने टैक्स लगे हुए हैं और इतना जोर लगा रहे हैं कि हर चीज़ को आप बंद करते जा रहे हैं जस्ट टू कलेक्ट टैक्सेस। तो आई थिंक ये अब गवर्नमेंट्स जो हैं ये इनका मसला ये है कि दे डोंट हैव अ प्लान। देखिए ना, अगर एक विजन हो, अगर एक प्लान हो, उसके मुताबिक आप चलें तो फिर इस किस्म की फजूल चीजें बजट में कभी आ ही नहीं सकती। अब मुझे आई एम श्योर कि बहुत से ये जो टैक्स प्रपोजल्स हैं ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ने देखे भी नहीं, क्योंकि ये अगर वो देख लेता तो उसको पता लगता कि भाई ये तो सारी आईटी को बंद करेंगे, ये रियल एस्टेट में ट्रांजैक्शन नहीं होने देंगे, ये गाड़ियां नहीं बिकने देंगे, ये मार्केट्स को डिसरप्ट कर देंगे। तो आई मीन हाउ कैन यू अलाउ दैट? सही, बिल्कुल सही। एफबीआर का काम जो है उसका इट शुड हैव नो वीटो ओवर द मार्केट। उसको अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करे और उस ट्रांजैक्शन को अगर देखे कि उसमें कोई टैक्स की एलिमेंट है तो वो उसको डेफिनेटली परसू करे। उसका ये मतलब तो नहीं है कि ट्रांजैक्शन से पहले जो ट्रांजैक्शन करने वाला है वो एफबीआर से जाके इजाजत लेके ये मैं ट्रांजैक्शन कर लूँ। तो आई थिंक दिस इज अ नो गो, दिस कैन नॉट। ये तो नेगेटिव रिफॉर्म्स हो गई, यानी रिफॉर्म्स आप लाने की कोशिश करते हैं तो फिर ये तो ऐसी रिफॉर्म्स हो गई जिससे उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। देखें, ईज ऑफ बिजनेस को आपने और मुश्किल कर दिया है और कॉस्ट ऑफ बिजनेस को आपने और बढ़ा दिया है। सही। और आपको चाहिए था कि ईज ऑफ बिजनेस को और बेहतर करते और कॉस्ट ऑफ बिजनेस को नीचे लेके आते। आप ये बिजली के निज़ाम को क्यों नहीं ठीक करते? क्यों? आई मीन कौन सी रॉकेट साइंस है कि 20 साल से वहाँ चोरी और इनएफिशिएंसी चल रही है और आपको काबू नहीं आप कर सकते, और पूरे मुल्क की इकोनॉमी को आपने बुलडोज कर दिया इन द प्रोसेस। जी, क्या वजह है कि कोई प्राइवेट आदमी इस वक्त इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं? उसका हराइजन जो है, प्लानिंग हराइजन अगला दिन है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगला 50 साल लोग देखते हैं, 10 साल देखते हैं, 20 साल देखते हैं। उसको कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई इस मुल्क में हम क्या करना चाहते हैं। सो आई थिंक ये बड़ा संजीदा मामला है। इसको हमें 25-26 IMF प्रोग्राम करने के बाद भी अगर फाइनेंस मिनिस्टर राइट साइजिंग की बात बजट में करता है और फिर करता कुछ नहीं है, और वो बात सिंप्लीफिकेशन की करता है और वो होती नहीं है, और वो बात फैसिलिटेशन की करता है और वो होती नहीं है, तो देन देयर इज अ टोटल कंफ्यूजन। जी, इसका मतलब ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर एक एंगल से सोच रहे हैं और बाकी हुकूमत जो है वो उसको वीटो कर रही है। तो आई थिंक ये जिस किस्म की जो पाकिस्तान के हालात हैं इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जो गुर्बत है, गुर्बत की देखें नंबर्स आप कहाँ चले गए हैं? पॉवर्टी नंबर्स 45% पे चले गए। और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की आप हालत देखें कि हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे और हम IT की बात कर रहे हैं। जी,
और हमारे बच्चों को तो खुराक भी नहीं मिलती, उनको एक गिलास दूध भी नहीं मिलता, तो ग्रोथ है। क्या बेचारे। बिल्कुल सर, और एम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स इस बजट पे नहीं है। बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास वो ठीक फिगर्स भी नहीं है और उसके जाहिर है उसके लिए प्लान भी नहीं है। मियां जाहिर साहब ये बताइए, और ये इट इज नाउ और नेवर वाली बात है कि अब आपने ये चीजों को अगर आप टैकल नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। जी मियां जाहिर साहब, ये एक चीज़ हमें समझाएं कि ये कैसे हुआ कि इंडस्ट्री पहले क्वार्टर में चली गई -0.91% पे, दूसरे क्वार्टर में -0.99, तीसरे क्वार्टर में और गिरी -1.14 पे आ गई। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि चौथे क्वार्टर में कुछ ऐसा हुआ है कि ये ओवरऑल फिगर जो है वो 4.77 हमें कल शो करके उन्होंने दिखा दिया है। ये किस तरह हुआ होगा? नहीं देखिए, कुछ रीजन है। आप देखेंगे मार्कअप के रेट इंडस्ट्री जैसे आपने फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे आपने बिजली के रेट्स भी कम किए, तो जैसे ही आपने थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इफेक्ट किया, जैसे ही आपने मार्कअप रेट आपने कम किया, तो उसके नतीजे में आपका कुछ एक्सपोर्ट भी बढ़ी है। 17% आपकी तकरीबन अप्रैल मई में आपके एक्सपोर्ट भी बढ़ी है और आपकी जो इम्पोर्ट्स है वो तकरीबन को 10% कम होंगे। तो इस वजह से आपका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो बेहतर हो गया। बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।